नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल नोट्स की सीरीज के अंदर आज अपन आपकी पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण जो कक्षा 11 के लिए भूगोल विषय के रूप में संचालित है उसके पहले अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है भारत स्तुति। यह नोट्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा साथ में इसी चैप्टर से संबंधित नोट्स कंप्लीट होने के बाद में एमसीक्यू प्रश्नों की भी बातचीत करेंगे, जो कि आपको नोट्स की पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको, और नोट्स की पीडीएफ जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके अपन आराम से समझते हुए बढ़िया अच्छे से देखेंगे। यह नोट्स आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए और साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। चलो, चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति। देखो, सॉरी, भारत की स्थिति देखने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि भारत कौन से देशांतर के मध्य स्थित है, कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है, और उनके बावजूद भारत की जो स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में कैसी है, ग्लोब के संदर्भ में कैसी है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें देखेंगे। आपने पहले की कक्षाओं में या फिर इस चित्र से तो कहीं ना कहीं परिचित होंगे। ये जो चित्र है ये ग्लोब का चित्र है, ठीक है। ये चित्र जो है वो ग्लोब का है, और आप देख रहे होंगे इस ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं बनी हुई है। इस तरफ से रेखाएं बनी हो और कुछ इस तरीके से ये रेखाएं बनी हुई है, देख रही होगी आपको इस तरीके से, और कुछ रेखाएं जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो इन रेखाओं का क्या काम है, किस तरीके से ये खींची जाती है, इनका क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। इसमें लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी का छोटा सा रूप है। लघु रूप यानी छोटा रूप है, और ग्लोब के ऊपर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है या दिखाया जाता है, और पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसके ऊपर या उनका अध्ययन या उनको दर्शाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो है ग्लोब। और एक होता है मानचित्र। मैं अगर थोड़ा सा अगर यहाँ बताना चाहूँ, एक होता है मानचित्र, ठीक है। मानचित्र का क्या उपयोग है? देखो, मानचित्र जो है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, और वो क्षेत्र विशेष से संबंधित अपने को बहुत अधिक जानकारी यानी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि भारत का मैप, तो भारत का मैप केवल और केवल क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जैसे कि भारत के बारे में ही वो जानकारी देगा, और भारत के बारे में जितनी भी जानकारी देगा वो विस्तृत रूप से जानकारी देगा। तो आपको मद्देनजर इन बातों को रखना है कि पहली तो है ग्लोब और दूसरी है मानचित्र। यानी मानचित्र जो है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है और वो काफी अपने को अधिक जानकारी प्रदान करता है। और दूसरी बात है ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, और जिसके ऊपर देश और महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। आपने ग्लोब कहीं ना कहीं देखा होगा, और उस ग्लोब के ऊपर इस तरीके से जो आड़ी रेखाएं हैं, जैसे कि मैं आपको चित्र में बता रहा हूं, ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर इस तरीके से ये आड़ी रेखाएं खींची जाती है, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गया? यानी ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं हैं या जो आड़ी रेखाएं हैं उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। जैसे कि इसमें देखो, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी ये पश्चिम दिशा, इस पश्चिम दिशा से ये ऐसे पूर्व की ओर खींची गई, यानी ये पूर्व और ये आपका पश्चिम, ठीक है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अब विषुवत रेखा अपन आगे देखेंगे कि विषुवत रेखा है क्या, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो रेखाएं हैं विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। कुल अक्षांश की बात करें तो 179 अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने तो, और कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 181, यानी 90 इस तरफ, यानी यहाँ 0 डिग्री और यहाँ तक 90, ठीक है। फिर 90, तो 9 और 9 18, 180, और ये एक स्वयं खुद हो गई 181। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 181 है, और कुल अक्षांश की बात करें तो 179 है। 179 का मतलब ये हुआ कि ये जो दो अक्षांश है ये बिंदुवर्त है, ये जो है ये दो
बिंदुवत माने जाते हैं। ठीक है, ग्लोब पर सभी अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी ये एक अक्षांश और ये एक अक्षांश, इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है ना, ये 111 किलोमीटर इनके बीच में दूरी होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। इसको कहते हैं कटिबंध या जोन, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी या जो क्षेत्र होता है, यानी 111 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे कहेंगे कटिबंध या जोन। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति तथा जलवायु का निर्धारण करती है, यानी वो स्थान कहाँ पे स्थित है और साथ ही साथ उसकी जलवायु का निर्धारण करती है। तो समझ में आया आपको? मैं एक बार आपके साथ में पुनः इसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखो, अपन कक्षा 11 के एनसीईआरटी नोट्स की बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर अपनी जो पुस्तक है भारत भूगोल, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसमें अपन ने देखा ग्लोब का, ग्लोब के बाद में अपन बात करें अक्षांश रेखाएं की। अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। ये रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। कुल संख्या की बात करें तो 179 और कुल रेखाओं की बात करें तो 181, यानी 181। ग्लोब पर सभी अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी ये जो ग्लोब है, इन ग्लोब के ऊपर दो अक्षांश जो होते हैं इस तरीके से, ये मान लो 0 डिग्री और ये मान लो 1 डिग्री, इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 111 किलोमीटर। और इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसे कहेंगे कटिबंध, उसे कहेंगे कटिबंध या फिर उसे ही कहते हैं जोन। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण करती हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब कुछ प्रमुख मुख्य अक्षांश है। अब मुख्य अक्षांश की बात करें तो सबसे पहला आता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह इस तरीके से अपनी जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से गोल आकृति वाली है, और एक इस पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा है जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ये इस तरीके से खींची जाती है। ठीक है, इस तरीके से खींची जाती है। और अगर बात करें, हाँ, ये इस तरीके से बीच में खींची जाती है और ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, और इसका जो मान है वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, देखो एक एक चीज आराम से समझे। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी को ही कहा जाता है भूमध्य रेखा, और उसी का नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। यानी इसके जो उत्तर की तरफ होगा वो तो होगा उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो दक्षिण की तरफ होगा वो होगा दक्षिणी गोलार्ध। यानी ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जिसका मान 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये दो भाग है, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिणी तक दोनों गोलार्धों में अनेक समांतर वृत्तों का निर्माण होता है। और आपको पता होगा ये इस तरीके से ऊपर जाती है, जैसे देखो ये देखो उत्तर की तरफ जा रही है तो ये समानांतर हो गई या इसके समानांतर ही तो खींची जा रही है। ठीक है, तो ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, जिसे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। फलतः तापमान सदैव उच्च रहता है। इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतर बहुत ही कम रहता है, क्योंकि एनी टाइम सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती है, इसलिए मतलब यहाँ तापमान अधिक ही रहता है, कोई दैनिक तापांतर जो है वो बिल्कुल कम नहीं रहता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन एवं रात की अवधि लगभग बराबरी होती है। शीत ऋतु प्राय इसमें अभाव पाया जाता है। यानी ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात की अवधि लगभग बराबर ही होती है, यानी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं होता। और शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती रहती है, तो यहाँ पूरा गर्मी वाला मामला ही रहता है। भूमध्य रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो द्वीप, यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी, जिसे जायरे नदी कहा जाता है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। तो ये कुछ भूमध्य रेखा से संबंधित तथ्य हो गए।
कि भाई ये एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और ये विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। तो पहली बात कौन सी? पहली बात ये है कि ये जो 0 डिग्री या भूमध्य जो रेखा है इसको आपने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया। उसके बाद में प्रमुख रेखाओं के अंदर देखें तो दूसरी जो प्रमुख अक्षांश रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी कोणीय दूरी पर स्थित है। यानी वापस वही मैं अगर आपके यहाँ बढ़ाने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से गोल, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है और इस तरफ यानी उत्तर की तरफ 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। समझ में आ रहा है आपको? यानी भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है ना, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है कर्क रेखा, इसी को ही कहते हैं कर्कवर्त। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका के साथ साथ मध्य अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्र हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ट्वाइन जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत की जो माही नदी है वो कर्क को 2 बार पार करती है। तो ये कर्क रेखा के कुछ संबंधित तथ्य हो गए। उसके बाद में बात करें कि भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा याद करने के क्रम अनुसार जो है उनकी बात करें तो देखो, गजराज मध्य से झापत्री में गए, इसकी ट्रिक है याद रखने की। गज मतलब ये कर्म अनुसार, ऐसे उल्टे सीधे नहीं है। गजराज मध्य से झापत्री में गए, गज से गुजरात, राज से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, छे से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मे से मिजोरम। जैसे कि यहाँ दिख रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के प्रमुख राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यानी गजराज मध्य से झापत्री में गए। आगे बात करें, आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपन इसी तरीके से सारे एनसीईआरटी नोट्स देखने वाले हैं। मगर मकर रेखा, ठीक है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो अपन ने वापस वही चीज़ बनानी है, ग्लोब, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और वापस इस तरफ यानी दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। समझ में आ रहा है आपको? इसकी स्थिति 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसकी स्थिति 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसका नाम है मकर रेखा। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट, विषुवत रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा या वृत्त को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। उसके बाद में आता है आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त विषुवत रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वर्त के रूप में जानी जाती है। वापस वही गोलार्ध, ये पृथ्वी हो गई, ये आपका भूमध्य रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई। वापस ऊपर की तरफ जाके देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी रेखा आएगी उसका नाम है आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त स्थिति क्या है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जैसे कि देखो 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की कोणीय दूरी के रूप में मापी जाती है। आर्कटिक वर्त अंटार्कटिक सागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है। यह व्रत कनाडा के ग्रेट बियर झील से भी होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः अत्यधिक शीतलता जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अत्यधिक जो जलवायु है वो आपकी शीतल जलवायु यानी ठंडी जलवायु है। आगे बात करें अंटार्कटिका वर्त। ठीक है, अंटार्कटिका वर्त
तो अंटार्कटिका वर्त जो है वापस इसी में देख लेते हैं। अंटार्कटिका जो वर्त है वो आपके इस तरफ है, और वापस स्थिति यही 66.5 कौन सा अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, और इसका जो नाम है वो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, आर्कटिक जो है वो ऊपर है, अंटार्कटिक जो है वो नीचे है, ठीक है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो अ पहले आएगा, तो अ को आपके याद यहाँ रखना है, और आ बाद में आएगा तो आ को आपके इस तरफ ऊपर रखना है, ठीक है। तो अंटार्कटिक जो है आपके विषुवत रेखा के 66.36 दक्षिणी कोणीय दूरी को दर्शाती है, और अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको सफेद महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये इस तरीके से थे। वापस अपन मैप के अंदर देख लेते हैं एक एक चीज को। देखो मैंने आपको चर्चा करके बताया था, ये जो रेखा दिख रही है, दिख रहा है आपको, ये जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद में आपको ये जो दिख रहा है 23.5 डिग्री, ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री दिख रही है उत्तर की ओर, इसका नाम है कर्क रेखा। वापस इसी तरफ अगर जाएं तो ये जो आपको दिख रही है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको एक लाइन दिख रही होगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। इस तरफ जो है वो है अंटार्कटिक, या अंटार्कटिका भी कह सकते हैं। और वापस अगर इस तरफ आएंगे उत्तर की ओर, तो ये जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, ये है आर्कटिक, आर्कटिक रेखा या वृत्त जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी प्रमुख प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि इस मानचित्र में भी दिया हुआ है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, फिर ये दक्षिण शीत कटिबंध, और ये फिर उत्तर में शीत कटिबंध। तो ये हो जाएगी आपके आर्कटिक से संबंधित, और ये जो है वो हो जाएगी आपके अंटार्कटिक से संबंधित। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया अक्षांशी अक्षांश क्या होता है। उसके बाद में चलें आगे, अक्षांश की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है। तो देखो अक्षांश की दृष्टि से पूरी तरह से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जाकर के समाप्त होती है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं आपको यहाँ इस मैप के अंदर, एक बार अपन कर लेते हैं इनको क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें अपने को देखना है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति कौन सी है। तो देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी। अब इसके संदर्भ में देखें तो भारत कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, यानी ये आपका यहाँ पे भारत है। तो ये भारत की कौन सी दिशा होगी, उत्तरी दिशा। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि अक्षांश की दृष्टि से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसकी मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाके खत्म होती है। यानी अक्षांश की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की स्थिति फैली हुई है। देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो लगभग 29 या 30 है, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे। यहां मैं लिखूं अक्षांश की दृष्टि से तो भारत की दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तरी
गोलार्ध। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। अब भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपको पता है अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो यानी यहां से शुरू होगा। अक्षांश जो है, अक्षांश जो है वो यहां से शुरू होगा दक्षिण से। तो ये जो भाग है, ये भाग शुरू कहाँ से हो रहा है? इसकी जो है मानक जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के ऊपर का जो उत्तरोत्तम बिंदु है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया आपको? यानी यहां से शुरू होकर के यहां तक भारत का एंडिंग पॉइंट है। यानी 8 डिग्री से शुरू होता है और इस तरीके से ऐसे 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 अपने भारत के अंदर से अक्षांश निकल रहे हैं। टोटल अगर अपन संख्या देखेंगे तो लगभग 29 या 30 होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि यानी टोटल 30 अक्षांशों के बीच में भारत जो है वो बसा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये 8 निकाल दो तो 30 तो ऑलरेडी बस गए, ठीक है ना? है और हाँ लगभग 29 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है। तो अपन राउंड फिगर में ये कहेंगे कि भारत जो है वो 30 डिग्री यानी 30 अक्षांशों के मध्य बचा हुआ है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो स्थिति है वो कितने अक्षांशों के मध्य है? 30 अक्षांशों के मध्य है। समझ में आया आपको? पूरे तथ्य क्लियर हुए? उसके बाद में ये है कि अक्षांश से उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण का मतलब यहाँ से लेकर के इधर अगर अपन नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के अगर अपन नीचे तक जाएंगे तो इसकी जो टोटल लंबाई है, उसकी जो लंबाई है उसका नाम है 3214 किलोमीटर। लंबाई का कितना है? 3214 किलोमीटर। 3 से 4 बिंदु आपके अभी क्लियर हुए कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट यानी नीचे तमिलनाडु से लेकर के ऊपर जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जो है 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसका विस्तार है। टोटल विस्तार अक्षांशीय देखें तो 29 है लगभग, और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। पास में मैंने और मैप आपके दे दिया है, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत भूमि का मुख्य जो विस्तार है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट के बीच है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। थोड़ा सा आप इधर चलने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्थिति दिख रही है, आप मैप देखेंगे तो छोटे छोटे मिनिए टाइप कुछ दिखेंगे। ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ये इंदिरा बिंदु भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, लेकिन भूखंड से जुड़ा हुआ भाग नहीं है। अगर प्रश्न में होता है कि भूखंड से नहीं जुड़ा हुआ है भाग, तो आपका सबसे दक्षिणी जो मतलब अक्षांश होगा वो होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो अपने तमिलनाडु से लेकर के ऊपर लद्दाख तक है, लेकिन 6 डिग्री 45 मिनट जो है वो आपके इस इंदिरा बिंदु से गिना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और एक बात इसमें और याद रखना, ये इंदिरा बिंदु जो है वो 2004 में आई सुनामी के कारण जलमग्न हो गया है, यानी जल में कहीं गुम गया है। तो आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ अपनी अक्षांश रेखाएं पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, और अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देखो, देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखो, ग्लोब के ऊपर जो खड़ी रेखाएं खींची गई थी, आपस में यहीं पे ग्लोब बना लेता हूं, ओके, क्योंकि चीजें समझना बहुत जरूरी है। धीरे समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये जो रेखा है कर्क रेखा है, ठीक है।
ये जो रेखा है, सॉरी, ये जो अभी मैंने खींची वो थी भूमध्य रेखा, ये जो है वो आपकी कर्क रेखा है। और इस तरफ बात करेंगे तो ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा के बाद में 66.5 डिग्री की बात करें तो ये तो हो गई अंटार्कटिका रेखा, और ये हो गई आपकी आर्कटिक रेखा। तो ये इस तरीके से मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। अब इस तरीके के बावजूद भी कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल खड़ी होती है इस तरीके से। अब ग्लोब पे आपको कुछ रेखाएं इस तरीके से देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो ग्लोब के ऊपर रेखाएं स्थित होती है उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। उन्हें कौन सी रेखाएं कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं उनका नाम है देशांतर रेखा। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, यानी ये कौन सी दिशा है? उत्तर, और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। और इनमें जो मुख्य जो रेखा है उसका नाम है ग्रीनविच रेखा, जिसकी जो स्थिति है वो है बीच में, बराबर बीच में, जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी को देशांतर में विभाजित करती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के पूर्व एवं पश्चिम का निर्धारण करती है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 360 है, और इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की बात करें तो लगभग इसको गोरे कहा जाता है। और देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा उस देश की स्थिति और उसकी जलवायु का निर्धारण किया जाता था। लेकिन देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है वो उस देश की समय का निर्धारण करती है। ठीक है, वापस वही इस तरीके से ये अक्षांश ग्लोब, और इसके ऊपर इस तरीके से देशांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, इनमें जो मुख्य देशांतर रेखा जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए मैं इसमें से किसी एक को मान लेता हूं 0 डिग्री। ये जो बीच वाली है इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री दो देशांतर रेखा है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। एक तो बांट रही है पूर्व, और दूसरी बांट रही है पश्चिम। पूर्व और पश्चिम दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और इनके दो देशांतरों के बीच का जो भाग होता है उसे कहा जाता है गोरे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, जो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और ये समय का निर्धारण करती है। और इनकी टोटल संख्या की बात करें तो ये 360 है। यानी 0 डिग्री के पूर्व की तरफ 180 रेखाएं होती है, और इसके इस तरफ भी 180 रेखाएं होती है। तो 180 प्लस 180 360। आगे नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर या इसे ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पर समय बढ़ता है, और पश्चिम दिशा की ओर जाने पर समय घटता है। इससे संबंधित आगे अपन प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, ये जो है वो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा मान सकते हैं। और इसके इस तरफ जो राष्ट्र है वो पूर्वी हो जाएंगे, और इस तरफ जो राष्ट्र है वो पश्चिमी हो जाएंगे। जैसे कि भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो भारत कौन सी दिशा में स्थित हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध की तरफ भारत की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसके इस तरफ यानी पूर्व की तरफ जाने पे समय जोड़ा जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाने पे समय घटाया जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, वो अपन आगे देखें। और यहाँ इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से ये रेखाएं खींची जाती है। देखो, जैसे कि ये आपको दिख रही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 और 120, 150, 180। वापस इसी से इस तरफ भी, यानी ये हो गई आपकी पूर्व की तरफ, और ये हो गई पश्चिम की तरफ। तो दोनों तरफ 180 80 होती है। ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान रखना, दोनों तरफ से 180 जो रेखा होगी वो एक समान ही होगी।
यानी इस तरफ जो जाएगी वो एक सम्मान, इस तरफ जैसे 150 60 70 80 ये भी सेम होगी, इस तरफ से भी 50 60 70 80 ये भी सेम होगी। ठीक है, आगे देखो। पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से ऊपर गुजरती है, जिसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है और इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और इसका निर्धारण 1884 के अंदर वॉशिंगटन के अंदर हुए सम्मेलन में तय किया गया। यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। और इसका जो निर्धारण है वो 1884 के अंदर हुआ था। देखो, आगे है भारत का देशांतरीय विस्तार। जिस तरीके से अपन ने अक्षांश विस्तार देखा था उसी तरीके से अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देखो, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित, पश्चिमी देशांतर के मध्य नहीं, यहाँ पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर, मैं ये कट करके सही कर दूंगा। भारत 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी भारत की जो देशांतरीय शुरुआत होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, कौन सी डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत की जो स्थिति है वो इसके बीच में है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यानी यहाँ पे जो देशांतर है उसकी स्थिति क्या है, इसकी जो स्थिति है वो है आपके 68 डिग्री 4 मिनट। अब ये रेखाएं ऐसे ऐसे जाएगी, इस तरीके से बहेगी, जैसे कि आडी रेखाएं जो अक्षांश की बह रही थी ये ऐसे 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 इस तरीके से गएगी। और भारत का जो एंडिंग पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे है। और यहाँ जो एंडिंग वाली जो देशांतर रेखा है उसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरीके से आपको समझ में आया। और भारत का लगभग देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे तो वो भी आपका लगभग 29 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा। तो टोटली अगर आप देखें अक्षांशीय दृष्टि से भी भारत का लगभग 30 देशांतर के मध्य विस्तार है। और अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो 30 डिग्री अक्षांश के बीच में विस्तार है। और देशांतर की दृष्टि से देखेंगे तो भी लगभग 29-30 के आसपास है। तो दोनों के मध्यम अगर निकालें तो 30-30 के अंतर के अंदर अपना भारत स्थित है। और यहाँ आपको ये नज़र आ गया होगा। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करें, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। यानी ये जो है यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट और एंडिंग पॉइंट जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 डिग्री 25 मिनट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें इस तरफ से लंबाई, इस तरफ से लंबाई की बात करें तो ये जो लंबाई है 29-33 किलोमीटर, ये कितनी थी 32-14 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और दक्षिणतम बिंदु जो कि आपके यहाँ पे स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 6 पॉइंट यानी 6 डिग्री 45 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि ये मिनी दिख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे आपका दक्षिणी बिंदु है जो 2004 में जलमग्न हो गया था सुनामी के कारण। तो अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति कंप्लीट होती है। आगे बात करें मानक समय या राष्ट्रीय समय क्या होता है। देखो, यह किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक यामोत्तर रेखा के माध्यम से होती है, जो माध्यम से किसी देश के स्थानीय समय का निर्धारण करती है जो पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, ये जो समय है वो पूरे देश में लागू होता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समय को भी अपनाया गया है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों के द्वारा 2 समय मानकों की मांग की जा रही है। और विश्व में कुल टाइम जोन की बात करें, समय जोन की बात करें तो टोटल 24 समय जोन है, इसलिए अपन कहते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो गया। अब बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा, यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारत की मानक समय रेखा भूमध्य रेखा, मानक भूमध्य रेखा जिसका नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा है।
क्योंकि ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसे भारत का मानक भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर ट्रिक से याद रखें तो उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर से उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश, छत्ते से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा और अंधे से आंध्र प्रदेश। इन प्रमुख राज्यों से होकर के आपकी भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जैसे कि आपके इस मैप के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपका यूपी है, ठीक है। ये मैं बात करूँ तो ये आपका एमपी है। ये मैं बात करूँ तो आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपकी बात करूँ तो ये उड़ीसा है और ये मैं आपकी बात करूँ तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से अपनी मानक समय रेखा गुजरती है, जिसकी स्थिति की बात करें तो 82.85 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। आगे देखो, ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग समान रहती है। इसको थोड़ा सा समझें, जैसे कि अपने इसको साइड में करके 1 मिनट इसको समझते हैं इस लाइन को, कि क्या कहा है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। ये ग्लोब है। अक्षांश रेखाओं की दूरी कभी घटती नहीं है, अक्षांश रेखाओं की दूरी समान रहती है। जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों के बीच की जो दूरी है दो है 111 किलोमीटर, तो ये फिक्स है 111 किलोमीटर। ये इस तरफ जाएंगे, जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो कोई इसमें कमी नहीं आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आपको पता है पृथ्वी गोल है, तो देशांतर रेखाएं ऐसे चल रही है, ये देखो इस तरीके से। इस तरीके से तो इसने क्या कहा है कि ध्रुवों की ओर जाते समय, यानी ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो यहाँ पे तो दूरी बराबर है, बराबर है, बराबर है, लेकिन जैसे जैसे आप इन ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनकी दूरी जो है यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। कौन सी रेखाओं की कम हो रही है? देशांतर रेखाओं की। तो आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं समान रहती है। अक्षांश रेखाओं को मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध इलाके में है और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण कटिबंध इलाके के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। देखो, उष्ण कटिबंध वह क्षेत्र होता है जो पूरे वर्ष सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है और अधिकतम गर्मी का अनुभव करता है, और उसे उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। क्या मैं इसे भूमध्य रेखा का क्षेत्र कह सकता हूँ? अपन ने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती रहती है, इसलिए वो गर्म स्थान है। तो अगर अपन भारत के नीचे की तरफ आएंगे, यानी भारत का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में है उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी जलवायु में सर्दियां अपेक्षाकृत गुनगुनी रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम की तरह गर्म नहीं होती। ये मौसम शायद ही कभी, मतलब इस मौसम में शायद ही कभी पाला या बर्फबारी देखते हैं, यानी इस मौसम के अंदर अपन देखते हैं कि थोड़ा सा ठंडा इलाका होता है, यानी गुनगुना सा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम की तरह नहीं रहता है बिल्कुल। इस तरीके की जो स्थिति है वो है उष्ण कटिबंधीय स्थिति, यानी उप उष्ण कटिबंधीय स्थिति। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है। कैसे चल रहा है वो अपन आगे प्रश्न के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वापस आप यहाँ पे कटिबंध देख सकते हैं कि ये जो है वो आपकी विषुवत रेखा है, और इस विषुवत रेखा के दोनों तरफ, यानी इस तरफ 23.5 डिग्री और इस तरफ 23.5 डिग्री, दोनों के बीच का जो भाग है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और भारत की तरफ देखेंगे तो भारत अपना कहाँ आता है? भारत लगभग यहाँ से आता है, ये देखो ये अपना भारत है, ये यहाँ पे भारत है। तो देखो भारत का आधे से अधिक भाग किस में चला गया? उष्ण कटिबंधीय में चला गया, और ऊपर वाला जो मैटर है वो किस में चला जाएगा? समशीतोष्ण कटिबंध। जैसे कि इसमें भी आपके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बढ़िया अच्छे से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की स्थिति, थोड़ा सा भारत की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। देखो, भारत की स्थिति ग्लोब के बारे में देखें तो उत्तर पूर्व के अंदर है। ये नीचे मैंने ग्लोब दे रखा है, ये जो दिशा है वो उत्तर है, ये जो है दक्षिण है, ये जो है वो आपकी पूर्व है, और ये जो है वो आपकी पश्चिम दिशा है। अब ग्लोब की दृष्टि से देखेंगे तो भारत की स्थिति ये है, तो यहाँ कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूर्व दिशा। ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ये ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा की कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा, तो ये भी क्लियर। भूमध्य रेखा की बात करें तो ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसकी तरफ से देखें तो कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में, तो ये भी राइट है। अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखें तो अक्षांश रेखाएं ये भी है, तो उत्तर में है। देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्व में है। तो यहाँ पे आप इनको अच्छी तरीके से वापस प्रैक्टिस करके भी समझ सकते हैं।
चीज़ें अच्छी लग रही है तो लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखो, पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती है, और 24 घंटे घूमती है तो कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में लगभग 15 मिनट तथा 4 मिनट में घूमती है, और एक जो है वो 4 मिनट में घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा यानी 1 बजेंगे, और पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी 11 बजेंगे। इस प्रकार जब ये 12 बजेंगे तो उसी समय 180 पर ग्रीनविच पर दोपहर के देशांतर पर मध्य रात्रि होगी। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल कितने अक्षांश हैं? सॉरी, देशांतर। कुल देशांतर कितने हैं? तो कितने हैं? 360। और टाइम जोन कितने हैं? 24, यानी टोटल कितने मानक समय में बांटा गया है? 24 मानक समय में बांटा गया है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, यानी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी वही निकालना है। तो 360 के अंदर भाग देंगे अपन 24 का, तो कितना हो गया? 15 डिग्री। यानी पृथ्वी जो है वो 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अब अपने को वैल्यू निकालनी है मिनट की, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो भाई साहब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60/15 कितना आ गया? 4 मिनट। यानी पृथ्वी को, यानी ये जो देशांतर है, इस पृथ्वी को एक देशांतर पार करने के लिए जो समय लगेगा वो कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। वापस देखें, देशांतर टोटल 360, तो इस टाइम जोन है भाग दिया 15 आ गया, यानी 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने के अंदर 1 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अपने इसके अंदर भाग दे के निकाला तो अपना आंसर क्या प्राप्त हो गया? 4 मिनट। जैसे कि इसने क्या कहा है कि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, तो मैं ये पूरी रामायण साफ कर देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ये ग्रीनविच जो रेखा है उसके ऊपर 12 बजे हैं, तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो गई। इसके ऊपर कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। ठीक है, और इसके पूर्व में 15 डिग्री, और यहाँ जो है इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और इसके पूर्व में जो है वो है 15 डिग्री देशांतर। यहाँ पे बजे हुए 12, और यहाँ जो स्थिति है वो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब 1 डिग्री पार करने के अंदर 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा? 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा होता है। यहाँ पे 1 बजे हुए तो प्लस 1 घंटा करेंगे तो कितने बज जाएंगे? 1 बज जाएंगे। यहाँ पे कितने बज जाएंगे? 1 बज जाएंगे। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो अपन आगे 1-2 प्रश्न और देखते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था, ये प्रश्न जो है इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ये जो प्रश्न है ना, भारत का मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा से भारत का समय जो है वो आगे कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर है उससे आगे कैसे है, उसी प्रश्न को वापस अपन सॉल्व करेंगे। तो उसी को वापस अपन सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं जहां अपन ने अभी किया था। यहाँ इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, मैं एक रेखा खींच लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे बना लेता हूँ ग्रीनविच रेखा। ये है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और भारत लगभग यहाँ पे है, और यहाँ पे जो भारत का मानक समय है उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है, अब अपने को इसका समय निकालना है 82.5 डिग्री का। तो अपन ने देख रखा है कि 1 डिग्री एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले निकालेंगे 82 का, 82 गुणा 4। 82 गुणा आप 4 करोगे तो लगभग आपको टाइम जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 328 मिनट। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ? 328 मिनट। पीछे क्या बचे हुए? 0.30 बचे हुए। 0.30 गुणा 4,
आप 0.30 गुणा 4 करेंगे तो आपका लगभग टाइम जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1 मिनट और 20 सेकंड के आसपास। आपके पास में ये इतनी मिनट प्राप्त हो गई है। अब इन मिनटों को आप घंटे में बदल लीजिए। तो 328 के अंदर बात करें, तो 328 के अंदर बात करें, भाग देंगे 60 का, तो आपको लगभग कितने प्राप्त होंगे, यानी 300 भाग 60 यानी 5 घंटे, यानी 300 मिनट में कितने हो जाएंगे, 5 घंटे हो गए। तो ये 5 घंटे तो अपन ने अलग कर लिए। ऊपर इधर कितनी मिनट पड़ी है, 28 मिनट पड़ी है, और 1 मिनट यहाँ पे पड़ी है, और 20 सेकंड ऊपर पड़ी है। तो 28 और 29, 5 घंटे 29 मिनट। और यहाँ अपना प्रश्न क्या था, प्रश्न में क्या दे रखा है इसने, 5 घंटे 30 मिनट। तो राउंड फिगर अपना जो समय है वो कितना आगे है ग्रीनविच से, 5 घंटे 29 मिनट, अर्थात राउंड फिगर में अपन कहें तो अपन ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे और 30 मिनट आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे समय अलग होगा और यहाँ पे समय अलग होगा, उधर समय अलग होगा और इधर समय अलग होगा। इसके पीछे रीजन यही है। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिसके ऊपर 6 बजे हुए हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये है आपके 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, यहाँ पे कितने बजे हैं, यहाँ पे बजे हैं 6। ठीक है, और ज्ञात किसका करना है, कह रहा है कि 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यहाँ पे कितना होगा। तो ये रहा आपका 90 डिग्री यहाँ पे, यानी अपने को इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि इसके बीच में अंतराल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो अपन को 60 डिग्री का अंतराल प्राप्त हो गया। तो अब 60 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा, तो सीधा गुणा कर लेंगे 4 से। 4 से गुणा किया तो आपके प्राप्त हो गए 240 मिनट। कितने प्राप्त हो गए, 240 मिनट। 240 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो 240 को घंटे में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो भाग दे दोगे 60 का, 60 का इसके अंदर भाग दोगे तो आ गया आपके 4, 0 से 0 कट गया और 6 4। ठीक है, 4 संग 24 होता है। तो लगभग कितने घंटे प्राप्त हो गए, 4 घंटे आपको प्राप्त हो गए। अब इन घंटों को जोड़ोगे या घटाओगे, क्या दे रखा है, पूर्वी देशांतर दे रखा है, यानी समय इस तरफ बढ़ रहा है। अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो समय को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो 6 + 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बराबर 10। ठीक है, तो पूर्व दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6 AM के साथ में 4 घंटे और जोड़ेंगे तो आपका जो समय होगा वो होगा 10 AM, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो टाइम होगा वो होगा 10 AM। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसी से रिलेटेड आप एक दो प्रश्न और करेंगे, तब जाकर के आपके माइंड में ये प्रश्न जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 11 AM है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। वापस इसी तरीके के फॉर्मेट में एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे आप 0 डिग्री देशांतर बना दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको 80 डिग्री पूर्वी देशांतर बनाना है, फिर आपको 120 डिग्री पूर्वी देशांतर बनाना है। तो ये हो गया 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया 120 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। अगर बात करें 120 डिग्री और 80 डिग्री के बीच के अंतराल की, तो लगभग कितना है अंतराल, 40 डिग्री का अंतराल है। तो 40 गुणा 4 करेंगे, 40 गुणा अपन ने 4 किया तो कितना प्राप्त हुआ, 40 गुणा 4 प्राप्त किया तो अपने को प्राप्त हुआ 160 मिनट। 160 मिनट को अगर अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना चला जाएगा, 160 मिनट को अपन करेंगे घंटे में कन्वर्ट, तो लगभग अपना हो गया 120, 120, तो लगभग 2 घंटे, 2 घंटे चले गए। और 60 - 20 यानी 40 मिनट, 2 घंटे और 40 मिनट आपके पास टाइम बचा। अब 2 घंटे और 40 मिनट जो टाइम है वो इसके साथ में जोड़ेंगे, इसके साथ में जोड़ेंगे 4, सॉरी इसके साथ में जोड़ेंगे, किसके साथ में जोड़ेंगे, 11 AM के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ आपके 11 बज रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कितने बज रहे हैं, 11 AM हो रहा है। अब इस 11 AM के साथ में आपको 2 घंटे 40 मिनट जोड़ने, तो 2 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 12 फिर 1 और 40 मिनट ऊपर के हैं, तो यहाँ पे लगभग 1:40 होंगे। लेकिन कैसे होंगे, PM के हो जाएंगे, यानी समय चेंज हो जाएगा, AM से PM चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है,
1:40 PM। ठीक है, इसी तरीके से वापस यहाँ पे भी प्रश्न दिया हुआ है कि 130 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 4 AM है, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। देखो ये 0 डिग्री देशांतर और ये आपके यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ है। इस 130 डिग्री पे समय जो है वो कितना हो रहा है, 4 AM हो रहा है। लेकिन आपको ज्ञात किसका करना है, 60 डिग्री क्या करना है। यहाँ पे आपको उल्टा चलना पड़ेगा, और उल्टा चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, समय जो है वो घटाना पड़ेगा। अगर आप पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो समय आपका प्लस होगा, और आप पश्चिम की तरफ पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो आपको समय हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है वो 4 बज रहा है, अंतराल निकालो, अंतराल कितने का है, 70 का है। 70 गुणा 4 करो, आपको 280 मिनट प्राप्त हो गए। घंटे में कन्वर्ट करो तो 4 घंटे 40 मिनट। अब 4 घंटे 40 मिनट वापस माइनस में चलोगे, तो माइनस में चलोगे तो आपका जो समय आएगा वो आएगा 11:20। कितना आएगा, 11:20। कितना बज रहा है यहाँ पे, 4। तो 3 में 1 चला गया, 2 में 1 चला गया, फिर 1 में 1 चला गया, और वापस उधर से आपके ये जो 40 मिनट प्राप्त हुए तो निकाल के देखेंगे तो आपका जो है वो समय 11:20 PM का होगा। ठीक है, इस तरीके से आप 1-2 प्रश्न और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आप इसको अपने स्तर पर कीजिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, मैं वापस इसको अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत का नामकरण। तो वो तो हो गया अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति। अब आता है भारत का नामकरण। भारत के नामकरण के विषय में ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत नाम पर इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। भारत ये नाम आर्यों के द्वारा दिया गया, क्योंकि सबसे पहले मध्य एशिया से आकर आर्यों की एक शाखा भरत के नेतृत्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, और इसी शाखा के नाम पर देश का नाम जो है वो भारतवर्ष पड़ता है। ये कहा जाता है कि आर्य, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आर्यों का आना हुआ था, और आर्य जैसे ही भारत में आए थे और उनके आर्यों का एक राजा था जिसका नाम था भरत, और उसी भरत के नाम के कारण इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ा। उसके बाद में अपने भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो ईरानियों के द्वारा ये नाम दिया गया, क्योंकि भारत, प्राचीन भारत और फारस, ईरान दोनों के बीच में हिंदुकुश पर्वतमाला से सीमा विभाजन का कार्य होता था। अर्थात हिंदुकुश पर्वतमाला से प्राचीन भारत, वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती थी, और इसीलिए इसका जो नाम है हिंदुस्तान पड़ गया, यानी हिंदुकुश पर्वतमाला के कारण। इंडिया शब्द की बात करें तो ये नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि यूनानी ग्रीक सिंधु भाषा को, जो नदी है यानी सिंधु नदी है, उसको कहते थे इंडस, और इंडस से जो शब्द निकल कर आया है उसी का नाम पड़ा है इंडिया। और भारतीय संस्कृति, प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें हिमालय से उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सेतु बांध वर्तमान में हिंद महासागर के अंदर स्थित है, और इस पूरे भूभाग के लिए एक शब्द प्रयोग होता था जिसे कहा जाता है भारत या भारतवर्ष। ठीक है, तो विष्णु पुराण के अंदर भी अपने को जानकारी मिलती है। आगे बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज भारत, यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। वो अपन संविधान की दृष्टि से भी इसमें अपन ने देख लिया। आगे बात करें, भारत एक उपमहाद्वीपीय देश है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है वो है आपका उत्तर पूर्व, यहाँ पे हिमालय की स्थिति है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर है, यानी यहाँ पे जो है वो आपका अरब सागर है। और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, यानी यहाँ पे आपकी मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पे है आपका हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंद महासागर स्थित है। आगे हिंद महासागर स्थित है। उसके बाद में आगे बात करें तो भारत के भौगोलिक विस्तार के अंदर देखें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये प्रमुख भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान हो गया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, और नेपाल के जस्ट पास में देखेंगे तो इधर आपके भूटान भी हो गया, और ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और यहाँ आपका श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और यहाँ एक और देश है मालदीव, जो आपका भी द्वीपीय, मालदीव ये भी आपका द्वीपीय देश है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी स्थिति होने के कारण भारत को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, उपमहाद्वीप की। आगे बात करें भारत की आकृति, यानी भारत की जो आकृति है वो त्रिभुज आकार न होकर के चतुष्कोणीय है। भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत की जो आकृति है वो पतंग के समान बताई है। नेक्स्ट आगे बात करें
तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर है, जिसको वर्ग मील यानी 1,26,000 कितना है, सॉरी 12,69,219.34 वर्ग मील के रूप में जाना भी जाता है। और ये भारत का जो क्षेत्रफल 32,87,263 है, ये विश्व का लगभग 2.42% भाग है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है और पूर्व से पश्चिम की बात करें 1933 है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 281 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े देश हैं उनके अंदर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील के साथ बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत और फिर अर्जेंटीना आता है। और इनको याद रखने की जो ट्रिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश जिनका नाम है रक्कू सी बाई, क्या नाम है, रक्कू सी बाई, यानी रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और उसके बाद में ये अर्जेंटीना आप याद रख सकते हैं। तो ये होगी भारत की सामान्य जानकारी। आगे देखें भारत की सीमाएं। देखो स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, यानी स्थल भाग से संबंधित। तटीय सीमा की बात करें तो इसकी जो सीमाई लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर। यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के तटों की इसमें इसमें शामिल की जाए तो टोटल जो लंबाई होगी वो होगी 7,516.6 किलोमीटर। अगर जब देखो भारत इस तरीके से है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तटीय सीमा लगती है, यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, ये थोड़ा इधर पश्चिम वाले पूर्व वाले देश हैं, यहाँ से लेकर के इस तरीके से अगर भारत की तटीय सीमा की बात करें तो वो है 6,100 किलोमीटर। अगर अपन इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को शामिल करें, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे और इन लक्षद्वीप समूह, इन दोनों को अगर अपन शामिल करेंगे तो यहाँ दोनों को शामिल करने के बाद में जो लंबाई है वो हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय प्लस जलीय सीमा की बात करें तो 22,716 किलोमीटर होती है दोनों को मिला के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट सबसे लंबा है, और जो गुजरात, उसके बाद में बात करें तो गुजरात है, और आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य की बात करें तो गुजरात है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, और न्यूनतम तटीय सीमा वाले की बात करें तो गोवा और उसके बाद में कर्नाटक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश, यहाँ चाइना आपका पड़ोसी देश, 4 नेपाल, ये 5 भूटान, ये 6 म्यांमार और ये 7 भारत के पड़ोसी देश 7। उसके बाद में श्रीलंका यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आ जाएगा आपका मालदीव। तो ये 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ये जो आपकी दिख रही है सीमा यहाँ तक और फिर यहाँ तक ही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। और फिर यहाँ अरब सागर में और इधर सॉरी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो अपने द्वीप समूह स्थित है उनको साथ में जोड़ें तो 7,516.6 किलोमीटर आपकी टोटल लंबाई हो जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आगे आते हैं, भारत है उसके पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। और कितनी कितनी लगती है तो देख लीजिए, यहाँ इसके अंदर आंकड़े लिखे हुए हैं। और रेड क्लिप रेखा जो है बांग्लादेश के मध्य है, मैकमोहन रेखा जो है वो चीन के मध्य है, और रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान के साथ में भी है, और अफगानिस्तान के साथ में बात करें तो डूरंड रेखा जो है वो आपके पाकिस्तान के साथ में है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है, ठीक है। आगे भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तृत अर्थ क्या है। देखो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपके सॉरी 11वीं कक्षा के जो साथी है वो इसमें देख सकते हैं, और बाकी अगर लिखित में कोई बड़ा एग्जाम होता है तो उसके अंदर आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तृत अर्थ लिखिए। तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में बात करें तो पर्वत है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियां इसमें सम्मिलित हैं। उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत में वनाच्छादित की पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में बहुत सारी रेत फैली हुई है। अगर आप बात करेंगे पश्चिमी थार का मरुस्थल है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेत मात्रा में है। और उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान की श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृद्ध भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत भी शामिल है। भूतकाल में हिमालय अपनी अनेक श्रेणियों के साथ में मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला और बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र की पहचान स्थापित करने में सहायता की है, और इसी के कारण भारत को एक
उपमहाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। आगे बात करें जल संधि, अपन ने ऊपर देखा था जल संधि और स्थल संधि क्या होती है या फिर खाड़ी क्या होती है। देखो जल संधि, देखो जल संयोगी जल मंडरू पानी में एक ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो या दो बड़े स्रोतों को आपस में जोड़ता है, जिसमें नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकती है, उसे कहते हैं जल संधि। जैसे कि ये देखो, ये चाइना के साथ में, सॉरी ये श्रीलंका के साथ में, तो इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, और यहाँ जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। ध्यान रखना, पाक जल संधि जो है वो भारत और ये इसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में। उसके बाद में बात आती है खाड़ी की, यानी खाड़ी क्या होता है, तो समुद्र के उस हिस्से को कहते हैं जो जमीन में प्रवेश करता है। यह जमीन और समुद्र के बीच एक संयोजक के रूप में कार्य करता है। खाड़ी मुख्य रूप से प्राकृतिक तंत्र के कारण बनती है और इसके विपरीत जल मंडल संकीर्ण जल मार्ग होते हैं जो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि ये आपको संकीर्ण भाग दिख रहा है, ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है, और ये भाग दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये है कच्छ की खाड़ी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, और ये जो है वो आपकी खंभात की खाड़ी है। तो इस तरीके के जो भाग है वो आपकी खाड़ी है। और ये बात करें तो रन, कच्छ का रन, ये रन ऑफ कच्छ, ठीक है, इस तरीके से खाड़ियों का निर्माण होता है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के अंदर 28 राज्य हैं। देखो देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और इन केंद्र शासित प्रदेशों को याद रखने की ट्रिक जो है, दादा दिल्ली से अंडा लाया, लक्ष्य और पंडू ने जम्मू में खाया, ठीक है। तो दिल्ली से दिल्ली, दादा से दादरा नगर हवेली, और दिल्ली से चंडीगढ़, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लाया से लक्ष्य लाया हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप समूह, पंडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और लद्दाख। ये इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव 26 नवंबर 2019 को घोषित, 26 जनवरी 2020 से प्रभावी, ठीक है। और लक्षद्वीप, पंडुचेरी, उसके बाद में जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी, 31 अक्टूबर से प्रभावी है। और लद्दाख भी है जो इसकी सेम घोषणा हुई थी और ये इस समय से प्रभावी है, ठीक है। उसके बाद में इनकी स्थिति मैप के अंदर देखना चाहे तो इस तरीके से, ये आपका यहाँ लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, दमन दीव, ये दादरा नगर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के प्रमुख जो है, और ये लक्षद्वीप समूह, ये भारत के प्रमुख जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद में रही बात राज्यों की, तो वैसे मैंने ट्रिक दे रखी है, उस ट्रिक का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे राज्यों को याद कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैं डालूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं फटाफट लिखना चाहूँ तो आपके एक बार इसमें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं पहला अक्षर ही लिखूंगा, आपको देखना है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ये जो दिशा है वो आपकी पश्चिमी दिशा है, तो इस तरफ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जो है वो है झारखंड, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़, ये है यूपी, सॉरी एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये जो है वो है आपका जीजे यानी गुजरात, ये है उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट नीचे बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश, ये है आपका तेलंगाना, ये है आपका महाराष्ट्र, ये यहाँ पे आपका गोवा, और ये गोवा के पास में कर्नाटक, ये आपका केरल, और ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। और इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा आपका बिहार, ये हो जाएगा यूपी, ये हो जाएगा राजस्थान, और ये हो जाएगा हरियाणा, ये हो जाएगा पंजाब, और ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा उत्तराखंड। और ऊपर आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश तो है ही। अब इस तरफ से चलते हैं तो ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के बाद में ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा असम, असम ने मोजा पहन रखा है, मिजोरम, और मिजोरम के जस्ट पास में ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये नागालैंड, और यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। नीचे वैसे मैंने ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से इनको समझा रखा है, तो ट्रिक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दी हुई है, जैसे आप कमेंट सेक्शन ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी इन राज्यों की ट्रिक्स। अब आगे बात करें अभ्यास में, अभ्यास में अपन देखेंगे महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। आवाज़ वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इससे संबंधित जो MCQ प्रश्न है उनको एक बार देख लेते हैं। मैं पी लेता हूँ पानी,
तब तक आप भी पी लीजिए पानी, फिर करते हैं अपने शुरू की दोबारा से वाणी जो संबंधित होगी एमसीक्यू प्रश्नों से। वाह 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 वाह, मैंने तो शायरी कह दी। चलो ओके, अब एक एक करके एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं। भारत का उत्तरी भाग किस में स्थित है? तो देखो, भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है? अगर इसमें बात करें सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, या फिर यहाँ पे आ सकता है 6 डिग्री 45 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट भी है, लेकिन ये कैसा है? स्थलीय भाग है। अगर आपके एग्जाम में 6 डिग्री ये आता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, ठीक है। बाद में अगर ये नहीं आता है तो इसको देनी है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो दक्षिणी अक्षांश सेम टू सेम कॉपी मार लिया भाई साहब, तो ये सेम टू सेम 6 डिग्री 4 मिनट। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश भूटान है। भारत का उत्तरी भाग भारत का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? भारत का उत्तरी भाग कौन से भाग में स्थित है? गर्म समशीतोष्ण कटिबंध में आएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? तो पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल मंडरूम जो है वो आपका अलग कर रहा है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। और ट्रिक रक्कूसी बाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर बनाता है? तो दक्षिणी छोर कौन बना रहा है भारतीय भूमि का? तो कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस कारण से हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया? भारत का ट्रांस हिंद महासागर मार्गों पर एक राजनीतिक स्थान है। किसी भी अन्य देश के हिंद महासागर पर भारत का जितनी लंबी तटरेखा नहीं है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित, केंद्र पर स्थित एक बड़ा देश है, इसलिए इसका नाम इसके नाम पर रखा गया। रूस में है। रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? रूस में 11 समय जोन है, यानी टाइम क्षेत्र कितने? 11। अपने यहाँ पे एक ही है जो है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी तरह के रूस के अंदर 11 है। स्वेज नहर कब खुली? तो स्वेज नहर 1869 में खुली थी। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि क्षेत्र की दृष्टि से भारत से सबसे बड़ा है? रूस। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 82,87,063 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा है पश्चिमी तट पर? दादरा नगर और नगर हवेली। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह। ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ओके, आगे निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समुद्र का एक संकीर्ण चैनल जो दो भूमि द्रव्यमानों को अलग करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है। बिल्कुल सारे के सारे। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है? बिल्कुल अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है। भारत संघ और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत संघ और मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये 2004 के अंदर जलमग्न हो गया था। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? उत्तराखंड कोई भी सीमा साझा नहीं कर रहा, राजस्थान कर रहा, पश्चिम बंगाल कर रहा, मध्य प्रदेश भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय सीमा भारत के क्षेत्रफल के विस्तार के लिए प्रासंगिक है? यानी कौन सी सीमा बिल्कुल सही है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ,
ठीक है, बिल्कुल बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक समय है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये रो। ये इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, ई एन इस तरीके से लिखा होगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किसके साथ साझा हो रही है? तो ये हो रही है आपके भूटान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, लेकिन सिक्किम नहीं है। मेरा मित्र एक ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, निम्न में से कौन सा है भाई? कजाकिस्तान नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत की यूरोप की से दूरी 7,000 किलोमीटर कम कर दी? बिल्कुल स्वेज नहर, 1869। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कैसा है? टी, मतलब तुलना में आकार में बात करें तो 7वां स्थान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक समय अंतराल कितना भाई? अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो समय है वो है 2 घंटे का। 2 घंटे का कैसे है? आप, मैंने ऊपर बताया हुआ है, यानी गुजरात का जो देशांतर और अरुणाचल प्रदेश का देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट है ना, अपने अभी ऊपर ही देखा है, 68 डिग्री 7 मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री जो है ना, इनको आपस में आप घटा के आप माइनस करोगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जो अंतर निकल के आएगा वो आपके 2 घंटे का आएगा। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का आकार कितना, आकार कैसा है? तो वो 7वां हो गया, बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? हरियाणा की लगती नहीं, राजस्थान की, पंजाब की लगती, गुजरात की लगती है। देखो, हरियाणा की नहीं लगती, और इसकी ट्रिक याद रखनी है, पाकिस्तान में पंगू राज, पाकिस्तान की याद रखनी है, पंगू राज, पंगू राज। तो प से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, और फिर आपको 2 और याद रख लेना। एक तो याद रखना है जम्मू कश्मीर, और लद्दाख थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ी सी लगती है। निम्नलिखित में से भारत की देशांतरीय सीमा क्या है? देशांतरीय सीमा है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में समय अंतराल 2 घंटे का, कैसे ज्ञात करोगे? 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों में कितना अंतराल आ रहा है? उस अंतराल को निकालोगे, 4 से गुणा करोगे, जो भी अंतराल आ रहा है 4 से गुणा करोगे, जो मिनट में समय प्राप्त होगा उस मिनट के समय को आप घंटे में बदलोगे। घंटे में बदलते ही आपके पास में लगभग अराउंड जो घंटे प्राप्त होंगे वो आपको 2 घंटे प्राप्त होंगे। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो रहा है तो जैसलमेर के अंदर, यानी गुजरात के अंदर, आपको 2 घंटे बाद में दिखाई देगा। मान लो कि यहाँ उदय हो रहा है 5 बजे, तो इधर जो उदय होगा वो 5 के बाद में दिखाई देगा। कौन सा? लगभग 7 बजे, यानी 5 से 6 1 और 6 से 7 2, यानी यहाँ सूर्य उदय जो गुजरात में होगा वो 7 घंटे, मतलब 7 बजे उदय होगा। यानी इनके बीच में अंतराल है, क्योंकि आपको पता है एक देशांतर पार करने के अंदर कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का टाइम लग रहा है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच संपर्क का सबसे पुराना मार्ग है? कौन सा संपर्क मार्ग है भाई साहब? जल मार्ग भी है और समुद्री मार्ग भी है, तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो ये लगभग 30 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत के भूभाग के कुल क्षेत्रफल को दर्शा रहा है? 3.8 बिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत की सबसे उत्तरी सीमा कहाँ है? 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि निम्नलिखित में से प्रभावित होती है, किसकी वजह से? अक्षांशीय विस्तार। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से छोटा है? छोटा कौन सा है भाई साहब? अर्जेंटीना छोटा है भारत से। और उसके बाद में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की क्षेत्रीय सीमा किनारे से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 मील फैली हुई है। बिल्कुल सही बात है। भारत में मानक समय ग्रीनविच टाइम जोन से 4 घंटे 30 मिनट नहीं, 5 घंटे 30 मिनट आगे, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसमें कथन, भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, हिंद महासागर के बड़े विस्तार से घिरा हुआ। यस। इसमें शामिल देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भारत है। नहीं, ये बांग्लादेश ये शामिल नहीं हो रहे, तो इसमें केवल और केवल आपका एक ही राइट होगा। इसी के साथ आपके इस पहले चैप्टर से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न और नोट्स कंप्लीट होते हैं। एमसीक्यू की पीडीएफ के लिए आप अभी टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप करें ज्वाइन, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ कर लेना डाउनलोड। और नेक्स्ट मिलेंगे अपन आपके दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और गुड नाइट।